अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आज हम पेपर ए का सेकंड लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि हम रोटेशनल डायनामिक्स के हवाले से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें रोटेशन को समझना होगा, उसके बाद हम डायनामिक्स की तरफ जाएंगे, फिर हम इस टॉपिक की तरफ आएंगे। तो सपोज़ करें जैसे रोटेशन की बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि रोटेशन का मतलब होगा कि एक बॉडी का अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करना विद सम रेफरेंस पॉइंट या विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जैसे कि पेज नंबर 289 के ऊपर आपको ये फिगर नज़र आ रही है, एक्स वाई आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास एक पी पॉइंट है जिसके ऊपर हमने इस बॉडी की रोटेशन मोशन को डिस्कस करना है या रोटेशन डायनामिक्स को डिस्कस करना है। आर पोजीशन वेक्टर है, पी जिस पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। एक बॉडी अगर सर्कल में सपोज करो रोटेट कर रही है तो पी पॉइंट के ऊपर उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा। अगर हम उसकी बात करेंगे तो वो एफ से हमने इसको मेंशन किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे इसको रिलीज़ करना चाहे सपोज करें तो ये सीधा टेंजेंट बना के निकलेगा, जिसको हम एफ़ का नाम दे दिया। और इसको हम इस फोर्स को, चूँकि ये फोर्स जो है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी लाई कर रहा है, तो इस वजह से हमने इसको स्प्लिट करना है इसके दो कंपोनेंट्स में। एक हमारे पास कॉस थीटा कहलाएगा, थीटे के एडजेसेंट वाला, और थीटे के सामने वाला कंपोनेंट हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहलाएगा। ये किस चीज़ के परपेंडिकुलर है, इसको अगर देखा जाए तो ये पोजीशन वेक्टर आर इसके परपेंडिकुलर है। अगर इसको मज़ीद हम रोटेट करना है, चाहे सपोज़ को इसको हम एक नेक्स्ट पॉइंट पर ले गए, तो हमारे पास ये पोजीशन इसकी चेंज हो जाएगी, जिसको हमने डिस्प्लेसमेंट का नाम दे दिया। ये भी कुछ एंगल थीटा बना रहा है। इसको अगर देखा जाए तो ये हमारे पास टाइम टी पर इसकी पोजीशन थी, लेकिन स्मॉल डेल्टा टी अगर इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास एक नेक्स्ट पोजीशन को गेन कर लेगा, जो कि हमारे पास अपने ओरिजिनल पोजीशन वेक्टर के साथ एंगल डी फाई बना रहा है। तो जैसे कि आपको पता है कि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और फोर्स की वजह से अगर वो बॉडी डिस्प्लेस करता है, जैसे पी पोजीशन से ये डिस्प्लेस किया है एक नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर थ्रू डिस्टेंस डी एस, तो ये हमारे पास वर्क डन हो गया। तो वर्क डन आपको पता है कि एफ डॉट डी एस के बराबर होता है, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस। डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करें तो हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा, एफ कॉस थीटा डी एस। अगर यहाँ पर देखा जाए तो जैसे मैंने फोर्स को रिजॉल्व किया यहाँ पर, तो डॉट को ख़त्म करने के लिए हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा। ये फोर्स का हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस का कंपोनेंट बनेगा। अब सिंपली हम एस इक्वल टू, चूँकि हम रोटेशन को पढ़ रहे तो एस इक्वल टू आर थीटा या आर फाई हमारे पास एंगल बनता है अगर उसको देखा जाए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हवाले से। तो एस इक्वल टू आर फाई, अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो आर डी फाई हमारे पास आ जाएगा। सो इसको अगर हम ऊपर इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास एफ कॉस थीटा आर डी फाई आ जाएगा। लेट्स सी दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एफ कॉस थीटा आर पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर बन रहे हैं। अगर इसको हम गौर से देखेंगे तो हमारे पास इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनता है, जो कि वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है। अगर हम आर को रिजॉल्व करना चाहे तो हमारे पास इजीली क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो एफ कॉस थीटा और आर परपेंडिकुलर है, तो आर एफ कॉस थीटा बन जाएगा। कॉस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और पोजीशन का वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। तो इसलिए हम इसको एक टर्म में बात करेंगे, या हम फोर्स की टर्म में बात करेंगे, या हम इसको पोजीशन वेक्टर की टर्म में बात करेंगे। तो अगर हम इसको पोजीशन वेक्टर की टर्म में बात करेंगे तो हमारे पास ये आर एफ हो जाएगा या आर क्रॉस एफ हो जाएगा, जिसको हम टॉर्क कहते हैं। तो वर्क हमारे पास यहाँ पे टॉर्क के बराबर हो गया, और स्मॉल एंगल जो डी फाई बन रहा था वो हमारे साथ इसके आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। तो यहाँ पर आपने देख लिया है कि हमारे पास सिंपली एक सिंगल फोर्स की वजह से जो काम हो रहा था उस वो हमारे पास डी डब्ल्यू इक्वल टू टी फाई के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, सपोज़ कि हमारे पास एन नंबर ऑफ़ फोर्सेस होंगे तो हमारे पास वर्क क्या आएगा, वो भी बिल्कुल सिंपली इसी तरीके से होगा जैसे कि हमने सिंगल फोर्स के लिए कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए हमारे पास सपोज़ करें हम वर्क को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो F1 पहले फोर्स के लिए कॉस थीटा 1 R1 D5 F2 F3 अप टू सो ऑन आ जाएगा। इन सबको हम सम अप करेंगे तो हमारे पास दोबारा क्या आ जाएगा, समेशन टॉर्क आ जाएगा, और हमारे पास के साथ डी फाई आ जाएगा। अच्छा, अगर हम इसको इन टर्म ऑफ एंगुलर की बात करेंगे तो हम यहाँ पर
सिंपली फाई को या थीटा को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, तो हमारे पास वो क्या होता है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी हमारे पास आ जाएगा, ओमेगा डी टी आ जाएगा। ठीक है, इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की हमने बात कर ली, या फाई इक्वल टू ओमेगा टी। जनरली हम पढ़ते हैं थीटा इक्वल टू ओमेगा टी पढ़ते हैं। यहाँ पे चूँकि एंगल हमने फाई लिया हुआ तो हमारे पास ओमेगा फाई इक्वल टू ओमेगा टी आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, चूँकि जब बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, तो चेंज इन वेलोसिटी की वजह से हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहलाता है, जिसको हम कहते हैं कि वर्क डन बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की बात करेंगे। ठीक है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास सिंपली आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वेयर, या वर्क बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर सिंपली हमने काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर, इन टर्म ऑफ एंगुलर की अगर बात करेंगे तो आर ओमेगा आ जाएगा। अब वी स्क्वेयर की जगह पे आप आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू पुट करो, और एम आर स्क्वेयर हमारे पास इनर्शिया के बराबर होता है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, सिंपली आई ओमेगा और डी ओमेगा के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब हम ज़रा अगर यहाँ पर बात करेंगे कि हमारे पास इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन कितना पैदा होगा, तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, क्योंकि बार बार वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो हम इसको इन टर्म ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन की भी बात करेंगे। तो अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, और डी ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा और आपके पास डी टी आ जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, आई ओमेगा अल्फा डी टी, इसको हमने एक इक्वेशन का नाम दे दिया। अब हम टोटल वर्क की बात करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या बनेगा उसको ज़रा हम देखते हैं। इक्वेशन नंबर 3 को तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे अगर हम देखें तो वैल्यू ऑफ डी ओमेगा जो हमने ऊपर कैलकुलेट की थी वो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से ली है, और अब दूसरी हमने अभी डी के की वैल्यू निकाल ली, तो हमने इक्वेशन नंबर 4 से ले ली। और इक्वेशन नंबर इनको जगह अगर कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, डी दोनों का कंपैरिजन कर ले तो हमारे पास समेशन टॉर्क ओमेगा डी टी इक्वल टू आई ओमेगा अल्फ़ा और डी टी आ जाएगी। इसके साथ कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन टाई इक्वल टू आई अल्फ़ा। जनरली हम पढ़ते भी आ रहे थे कि टॉर्क जो होगा वो आई अल्फ़ा के बराबर होता है, तो चाहे एक फोर्स एक्ट करे या ज़्यादा फोर्स एक्ट करे तब भी हमारे पास क्या होगा, टॉर्क जो होगा वो आई अल्फ़ा के बराबर होगा। ये यूँ भी कह सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स जो काम कर रहा है वो बॉडी को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलॉन्ग उसको रोटेट करवा रहा है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगी। अब अगर फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स क्या होगा, एम ए के बराबर हो जाएगा। इन दोनों का ज़रा अगर कंपैरिजन करेंगे मैस और इनर्शिया, जैसे कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मैस जो रोल प्ले करता है वो लीनियर में प्ले करता है, इनर्शिया एंगुलर में, और ए लीनियर एक्सेलरेशन है, और अल्फ़ा इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन जो कि एक वन डायमेंशन में एक्ट करते हैं, दूसरा हमारे पास टू डायमेंशन में एक्ट करते हैं। अगर पावर की बात करेंगे तो पावर हमारे पास किसके बराबर होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क के बराबर होता है। तो सिंपली हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि वर्क डन को अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी पावर आ जाएगी। तो टी डी फाई और डी टी हमारे पास आ जाएगा, और हमारे पास डी फाई बाई डी टी हमारे पास क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज को हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी का नाम देंगे। तो पावर किसके बराबर हो जाएगा, टाई और ओमेगा के बराबर हो जाएगा। सिंपली अगर हम यहाँ पर बात करेंगे लीनियर की टर्म में बात करते हैं, तो लीनियर की टर्म में अगर इसके कंपैरिजन कर ले तो बिल्कुल हमारे पास वही चीज़ आएगी जैसे कि हम बात करते हैं P इक्वल टू फोर्स और वेलोसिटी, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट पावर कहलाता है, वो लीनियर में होगा। यहाँ पे फोर्स जो काम प्ले कर रहा है वो लीनियर में प्ले कर रहा है, और जबकि टॉर्क जो है वो हमारे पास एंगुलर में वही रोल प्ले करेगा। क्लियर। उसके बाद हम ज़रा बात करते हैं कंबाइंड रोटेशन की भी बात करेंगे और ट्रांसलेशन की भी बात करेंगे। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, सपोज़ के जैसे कि साइकिल का पहिया है, वो अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट करता है और उसकी ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है। अगर ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगी तो आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच सकते। सपोज़ करो जैसे आप अपने कॉलेज जाते हो या आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हो, तो आप गाड़ी का या किसी मोटरसाइकिल का सहारा लेते हो। वहाँ पे आप देख सकते हो कि मोटरसाइकिल का या गाड़ी का या साइकिल का व्हील जो होता है वो अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट करता है, और हमारे पास क्या होता है, आगे की तरफ भी ये रोटेट करता है। तो यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा और हमारे पास क्या होगा, रोटेटरी मोशन भी होगा।
क्लियर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक बॉडी को कंसिडर किया हुआ है जिसका मैस हमने एम लिया हुआ है, और विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन अगर हम बात करेंगे तो उसका पोजीशन जो बनेगा सेंटर ऑफ मैस, उसको हमने और सी एम का नाम दे दिया। और जो मैस होगा एक मैस के लिए डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम काफ़ी सारे मैसेज के लिए भी डिस्कस करेंगे, जैसे एम आई मैंने ले लिया आई, इसको वैल्यूज देते जाएंगे 1 2 3 अप टू 100 हमारे पास, तो उसके पोजीशन वेक्टर आर आई आपके पास बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने अब सिंपली फिगर में आपको नज़र आ भी रहा होगा कि एक्स है हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आर सेंटर ऑफ मैस है, और आई जो है वो उसका पोजीशन था किसी भी पॉइंट का। जब उसकी पोजीशन चेंज होगी तो हम फर्दर उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए आर आई किसका कम्बिनेशन बनेगा, अगर देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास का और आर आई प्राइम का कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे कि हम पैथागोरस थ्योरम की बात करते हैं, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, बेस और उसके बाद परपेंडिकुलर का स्क्वायर या परपेंडिकुलर, दोनों की एडिशन को हम कहते हैं। क्लियर। तो इसको हमने सिंपली यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर जब इसकी एनर्जी होगी, जाहिर है वो ड्यू टू पोजीशन होगी, ड्यू टू मोशन होगी, सॉरी पोजीशन नहीं, मोशन की वजह से होगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, बॉडी अपने एक्सिस के रोटेट कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या कहलाएगा, वो हम सिंपली हो जाएगा एम और वी स्क्वायर आ जाएगा। अगर काफ़ी सारे मैसेज होंगे तो एम आई वी आई का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। अब हमने वी आई को ज़रा एक्सप्लेन करना है कि वी आई किसके इक्वलेंट होता है। तो सिंपली फिगर से हम कंसिडर करेंगे कि पोजीशन किसके बराबर होगा। यहाँ पे पोजीशन से ही हम स्टार्ट लेंगे, तो सेंटर ऑफ मास आ जाएगा आर, और आर आई आपके पास प्राइम आ जाएगा। क्लियर। इसकी अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास पोजीशन बन जाएगा, दोनों का टाइम रेट ले लिए तो हमारे पास वी सेंटर ऑफ मास आ जाएगा और वी आई आ जाएगा। अब ये वी आई की वैल्यू सिंपली आपने उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेनी है। आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी आई का स्क्वायर समेशन हाफ एम आई, और वी आई का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं वी आई वेक्टर डॉट वी आई वेक्टर। क्लियर। ओके, हमारे पास क्या हो जाएगा, अब वी आई किसके इक्वलेंट था, जैसे कि आर आई हमारे पास आर सी एम प्लस आर आई प्राइम की इक्वल था, इसी तरीके से हमारे पास वी आई जो होगा वह भी वी सेंटर ऑफ मास प्लस वी आई प्राइम के इक्वलेंट होगा। तो दोनों की जगह पे आपने यही वैल्यू पुट कर लेनी है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, आपके पास क्या आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली हम यूँ भी कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, समेशन हाफ एम आई वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस समेशन वी सेंटर मास डॉट एम आई वी आई प्राइम प्लस हाफ समेशन हाफ एम आई वी आई का स्क्वायर। क्लियर। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ज़रा यहाँ पर देखेंगे तो हमने एम आई वी आई किसके बराबर होता है, अगर यहाँ से हम गौर करेंगे तो ये हमारे पास मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। और दूसरी की अगर हम बात करेंगे वी आई प्राइम की, जब बात करेंगे प्राइम का मतलब आ रहा है चेंज, चेंज किसके एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो वी एक्सिस के वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी आ रहा है और जी एक्सिस के अलॉन्ग भी आ रहा है। तो वी आई प्राइम की जगह पे सिंपली आपने क्या पुट कर लेना है, ये हमारे पास v इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा क्लियरली सिंपली। तो इसको अपनी सिंप्लीफाई कर लेना है, तो समेशन पी आई किसके बराबर हो जाएगा, ये हम यूँ भी कह सकते हैं समेशन एम आई वी आई हमारे पास हो जाएगा एम और वी सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास मोमेंटम या उसके देखा जाए। अच्छा, मोमेंटम की अगर बात की जाए तो मोमेंटम हमारे पास कब पैदा होगा, अगर हम बात करेंगे जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं आ रहा तो डेफिनेटली हमारे पास मोमेंटम क्या होगा, वो पैदा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में चेंज आने को वेलोसिटी कहते हैं, जब वेलोसिटी ही पैदा नहीं हो रही तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाए। क्लियर। तो ये वाली वैल्यूज़ जो है हमारे पास वी सेंटर ऑफ समेशन पी आई इक्वल टू समेशन एम आई वी आई प्राइम इक्वल टू एम वी आई प्राइम सी एम, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो आपके पास आपका सिंपली रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर। ये थोड़ा सा ब्लर है, आपने बुक का पेज नंबर 293 देख लेना है, तो आपके पास सिंपली आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, समेशन हाफ एम आई वी आई बी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस समेशन हाफ एम आई और इन टर्म ऑफ एंगुलर ओमेगा का स्क्वायर आर आई प्राइम का स्क्वायर हो जाए। क्लियर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ आई सेंटर ऑफ मास और ओमेगा स्क्वायर, आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। और ये इक्वेशन आपके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन है, वैलिड होगा किसके लिए, वैलिड होगा जब आपके पास रोटेशन और क्या होगा, रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेटरी मोशन भी होगी। सिंपली जैसे काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं वो क्या होता है, हाफ
किसके बराबर होता है, हाफ एम वी स्क्र के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्र ये किसके लिए आ गया, ये सिंपली ट्रांसलेटरी मोशन के लिए आ गया, और रोटेशन के लिए क्या होता है, वो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जो कि ऑलरेडी प्रीवियसली हम इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए सिंपली काइनेटिक एनर्जी को ये भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेटरी। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी जो होगा, ट्रांसलेशन जो वन डायमेंशन होगा वो हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर के बराबर होगा, और रोटेटरी जो होगा वो हाफ आई सेंटर ऑफ मास और ओमेगा स्क्वायर की के बराबर होगा। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 3 वैलिड है, किसके लिए है, ये हमारे पास दोनों चीज़ों को इंडिकेट करता है। यहाँ पे हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर जो होगा ये हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन होगा, और हाफ आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ट्रांसलेटरी की बजाय किसको करता है, ओमेगा आ गया तो ये एंगुलर आ जाएगा। क्लियर। बड़ी सिंपल सी इसकी कैलकुलेशन थी। एक छोटा सा और हमारा टॉपिक है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, अगर एक चीज़ रोल कर रहा है लेकिन इसकी स्लिपिंग नहीं हो रही, तो रोलिंग का मतलब क्या होगा कि वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों ने इसकी रोटेटरी मोशन को डिस्कस करना है। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन आ जाए, काइनेटिक एनर्जी होगी क्या, किसके बराबर होगा, रोटेटरी में होता है आई ओमेगा स्क्वायर। अब किस पॉइंट के गिर्द इसकी स्लिपिंग हो रही है उसको ज़रा आपने देख लेना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो वो उसको जैसे कि अगला हमारे पास फिगर है, इस फिगर को ज़रा गौर से देखिएगा, तो ये बी ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर क्या हो रहा है, इसकी स्लिपिंग हो रही है। ठीक है, ये स्लिप हो रहा है, तो स्लिपिंग होने की वजह से हमारे पास उसके ऊपर पैरेलैक्स थ्योरम लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, देखो परपेंडिकुलर की अगर हम बात करते हैं तो परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या होता है, दोनों एक्सिस होते हैं, वाई भी होता है और जी भी होता है। यहाँ पे एक एक्सिस के अलावा क्या करे, वो स्लिप कर रहा है, तो आई भी हमारे पास क्या होगा, ऑलरेडी हम पैरेलल थ्योरम पढ़ चुके हैं, वो हमारे पास आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो सिंपली आपने क्या कर लेना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू प्रीवियस रिलेशन में काइनेटिक एनर्जी हाफ आई बी और ओमेगा बी का स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन थी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, चूँकि आई बी इनर्शिया की अगर हम बात करेंगे, तो ये इनर्शिया आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो सिंपली ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे, इसको आपने सॉल्व कर लेना है, तो यू विल गेट द रिजल्ट। क्या रिजल्ट आ रहा है तो उसको देखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा बी का स्क्वायर प्लस हाफ एम बी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। अब अगर देखा जाए तो रोटेशन भी हो रही है और स्लिपिंग भी हो रही है, स्लिपिंग की वजह से वो क्या कि वो ट्रांसलेशन हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एंगुलर स्पीड जो होगी हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगी, अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, बी पॉइंट को हम ख़त्म कर लेंगे, तो सिंपली ओमेगा आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, हाफ आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब हम इसको सिंपली वी सेंटर ऑफ मास को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, वी इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, वी इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहाँ पे वी सेंटर ऑफ मास की जगह पे हम पुट कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो ओमेगा का स्क्वायर और आर का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी, जो कि हमारे पास फाइनल इक्वेशन है। अब अगर इसको प्रीवियस टॉपिक से बिल्कुल रीड किया जाए, तो वहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऐसा ही हो रहा था, काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे भी किसके बराबर आ रही थी, वहाँ पे भी हमारे पास लीनियर आ रहा था, और हमारे पास क्या आ रहा था, साथ साथ टू डायमेंशन भी आ रहा था, ये एंगुलर आ रहा था। यहाँ पे हमने दोनों की जो बात की वो हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास एंगुलर स्लिपिंग की वजह से वो टेंजेंट नहीं बनाता, सम टाइम क्या करता है वो कर्व सा बनाता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे दोनों जो वैल्यूज आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही होगी, वो हमारे पास इन टर्म ऑफ एंगुलर आ रही होगी। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। फर्दर अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मुझसे सिंपली डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।